श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। राजस्थान के जाने माने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़े थे। आज संस्कृत के प्रत्ययों का चौथा पार्ट पढ़ने हम जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको याद दिला दें, हम कक्षा 6 से 10वीं तक संस्कृत के सभी पाठ और उसकी व्याकरण और रीट संस्कृत के 30 प्रश्न के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने शुभ चिंतकों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चले। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय। पहले कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हमने पढ़ लिए। अब हम स्त्री प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भी अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसके बाद में स्त्री प्रत्यय के बाद में हम एक और प्रकार से प्रत्यय पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत में हम एक 3 प्रकार के प्रत्ययों के अलावा 2 प्रकार के और प्रत्यय आपको संस्कृत में बताएंगे। अगर आपको संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग वीडियोस देख करके आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे संपूर्ण अध्ययन आप कर सकते हो, विधिवत और क्रम वाइज। तो यहाँ स्त्री प्रत्यय क्या होता है? जब कोई प्रत्यय पुल्लिंग शब्द या मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द का यहाँ तात्पर्य संज्ञा शब्द से है। जब कोई प्रत्यय पुल्लिंग शब्द या मूल शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है तो ऐसे प्रत्यय क्या होते हैं? स्त्री प्रत्यय होते हैं। कुल स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? 8। लेकिन कक्षा 10वीं के स्तर तक स्त्री प्रत्यय कितने महत्वपूर्ण हैं? 2 महत्वपूर्ण हैं। पहला टाप और दूसरा गीप। इसको गीप पढ़ते हैं, न कि डीप डीप कुछ नहीं। गीप, ग से गाय, गीप, टाप और गीप। अन्य 6 कौन से हैं? गीस, गीन, डाप, चाप, ऊंग और ती। ये आपके 6 प्रत्यय अन्य हैं जो कि कक्षा 10वीं स्तर तक नहीं है, जो कि रीड लेवल पे भी नहीं है। अब अपन सबसे पहले टाप प्रत्यय को देखते हैं। जैसा कि हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में देखा कि संस्कृत के प्रत्यय मूल रूप से शब्द के पीछे नहीं जुड़ते हैं, उनके अंदर कुछ काट छांट होती है। तो यहाँ पर ट और आ और प 3 अक्षर है। ट भी कट गया, प भी कट गया, शेष क्या रहा? आ रहा। तो आ सीधा सीधा जुड़ेगा। अब टाप प्रत्यय बहुत सरल है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाता है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है उनको ये जो स्त्रीलिंग बनाता है तो एक सीधे प्रकार से बन जाते हैं और एक दूसरा प्रकार बाद में देखेंगे। पहले सीधे प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ जैसे अज है तो अज के अंदर ज के अंदर अ की मात्रा है तो उसको आ की मात्रा बना करके स्त्रीलिंग बना देंगे। अज का मतलब होता है बकरा। इसके अंदर टाप प्रत्यय जुड़ा तो अज के अंदर सिर्फ आ जुड़ा, टाप नहीं जुड़ा। टाप की जगह सिर्फ क्या जुड़ेगा? आ जुड़ेगा। लेकिन मूल रूप से प्रत्यय संस्कृत का कौन सा जुड़ेगा? टाप। अज के अंदर टाप जुड़ेगा तो जय के अंदर आ जुड़ा तो अजा बन गया। अजा का मतलब होता है बकरी। तो अज प्लस टाप इजिकल टू अजा, ये आपका स्त्री प्रत्यय हो गया। अब अश्व यानी घोड़ा, तो इसके अंदर टाप जुड़ा तो क्या बना? अश्वा, यानी अकारांत को आकारांत बना करके स्त्रीलिंग बना देता है। तो यहाँ अश्वा का मतलब होता है घोड़ी। फिर मंद, मंदा, धीमा, धीमी, कृपण, कृपणा। कृपण के अंदर लास्ट में अ की मात्रा, कृपणा। ये 3 अक्षरों का शब्द है। कृपण यानी कंजूस, कृपणा कंजूसी नहीं है ना। तो यहाँ पर टाप प्रत्यय शूद्र, शूद्रा,
ठीक है ना, वो एक वर्ण होता है। चटक चिड़ा, चटका चिड़िया, इस तरह से टाप प्रत्यय जुड़ गया। वत्स पुत्र, वत्सा पुत्री, वत्स के अंदर टाप प्रत्यय जुड़ा, वत्सा बन गया। कनिष्ठ कनिष्ठा, छोटा छोटी, स्त्रीलिंग बन गया। क्षत्रिय क्षत्रिया, टाप प्रत्यय जुड़ा। सर्व के अंदर टाप प्रत्यय जुड़ा, सर्व सर्वनाम शब्द के अंदर, तो सर्वा बन गया, ये टाप प्रत्यय से हुआ। धनिक धनिका, ठीक है ना, धनिक में यहाँ पर ई की मात्रा पहले से है, धनिका, लास्ट में क का बना, बाकी कुछ नहीं, ए का आ, तो ए का आ बना देता है वो टाप प्रत्यय। अब इसको देते हैं, यही टाप प्रत्यय है। मध्य ए को ई आदेश कर देता, मध्य मतलब बीच में अ की मात्रा होती है ना, इस लय के अंदर किसकी मात्रा है, अ की, उसको किसका बना देंगे, ई का, तो बा लय का ली बन जाएगा। और ये तो होगा ही, लास्ट में कह का तो होगा ही, तो बालक के साथ टाप जुड़ा, तो बाल का नहीं हुआ, बालिका, ये आपके टाप प्रत्यय में मध्य ए को ई आदेश करके अलग प्रकार से होता है। शिक्षक, बीच में अ है, क्षय के अंदर उसको ई बना दिया, तो ये सी सेम टू सेम रहा, क्षय का क्षी बन गया, और कै का तो बनता ही है। शिक्षक टाप शिक्षिका, मूषक मूषिका, मामक मामिका, कारक कारिका, कारक इसमें पहले से नवुल प्रत्यय है, तो यहाँ कारक यानी करने वाला, ठीक है ना, कारिका करने वाली, साधक साधिका, पालक पालिका, धावक धाविका, पाठक पाठिका, पाचक पाचिका, रक्षक रक्षिका। यहाँ लगभग सभी शब्दों के अंदर आपके नवुल प्रत्यय पहले से मौजूद है, तो नवुल प्रत्यय वाले शब्दों के अंदर ई का आगम हो जाता है बीच में, और लास्ट में आ तो जुड़ता ही। इस तरह से ये आपका टाप प्रत्यय है, जो अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में कन्वर्ट कर देता है, तो टाप प्रत्यय आपका संपूर्ण हुआ। अब गीप प्रत्यय, गीप के अंदर ग ई और प, ग के अंदर बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पर प, तो ये ग कट जाएगा। ड को संस्कृत में ग पढ़ते हैं, ग और प दोनों कट गए तो बड़ा ई रहा, तो बड़े ई की मात्रा वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके अंदर गीप प्रत्यय होता है। अब गीप प्रत्यय को जरा गहराई से पढ़ेंगे तो यहाँ पर रिकारांत शब्द है, हलंत शब्द है, ठीक है ना, मधु प्रत्यय वाले, क्षत्रि प्रत्यय वाले, अकारांत शब्दों के साथ में और द्विगु सामासिक शब्दों के साथ में भी ये गीप प्रत्यय बनता है। तो अलग अलग प्रकार से अपन दो दो तीन तीन उदाहरण देख लेते हैं। सारे उदाहरण यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी, फिर आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। गीप प्रत्यय आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रीकारांत शब्द कर्त्री, ये र इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ये इसका र का कोई रोल नहीं, यहाँ पर ये र पड़ा है, वो सेम टू सेम आ गया। लास्ट में त की मां त के री त्री है ना, रीकारांत है ये। रीकारांत के लास्ट में हमेशा त के साथ में री लगभग मिलता है, तो कर्त्री इस त का त ही रहेगा और इस री का र बन जाएगा। जब री का र बनेगा तो त्र बन जाएगा, तो करत्री, त्र के साथ ई जुड़ा करत्री। यहाँ देखो धात्री, त सेम रहेगा, त के अंदर जो री है उसका र बन गया तो त्र बन गया, ठीक है ना, त्र। ये त और इसके साथ में री, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, त्र बन गया। अब इस त्र के अंदर गीप प्रत्यय का ई जुड़ा तो त्री बन गया। धा सेम टू सेम है, धात्री, इसको भी धात्री पढ़ते हैं, इसको भी धात्री पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको धात्र पढ़ते हैं। धात्र र, धात्र कैसा होता है, ये धा त के नीचे र, धात्र, ये धात्र होता है। ये धात्री, त और री की मात्रा, ये धात्र, त्र के अंदर ये त्री, ये धात्री, ये भी धात्री, ठीक है ना। इस धात्री का ये धात्री बन गया। ये नेत्री प्लस गीप इज इक्वल टू नेत्री, त्री, ये त्री, ये त्री, ये त्री, ये त्री, इसको खुला बोलते हैं, इसको री बोलते हैं। रिकारांत ये स्वर है, ठीक है ना। तो ये रिकारांत शब्दों में आपको समझ में आ गया, त्र लगा करके ई की मात्रा कर देते हैं तो उसके अंदर गीप प्रत्यय होता है।
अब हलंत शब्दों में, हलंत का मतलब मूल शब्द होता है राजन। राजन शब्द के अंदर गीप प्रत्यय जुड़ेगा तो उसको स्त्रीलिंग में रागी बन जाएगा, क्योंकि इसका रूप चेंज होता है तो रागी ही बनता है। ये आपको मोस्टली याद रखना पड़ेगा। राजन के अंदर गीप प्रत्यय जुड़ा तो रागी बना, क्योंकि ये राजन नकारांत शब्द है, उसके अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन में राजन होता है और स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में रागी होता है, इसलिए यहाँ पर ये आपका गीप प्रत्यय से रागी बन गया। दंडिन, इस दंडिन के अंदर यहाँ पर गी कुछ नहीं आता, ये एक पर्सनल शब्द है, इसको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो दंडिन का दंडिनी आया समझ में? दंडिन मूल शब्द है, उसके अंदर ईनी प्रत्यय जुड़ा तो दंडी बना। याद आया? मतलब अपने जो तद्धित प्रत्यय में दंडी बना, और दंडी का स्त्रीलिंग दंडिनी होता है, ये भी वहां पर पढ़ा था। तो दंडिनी वो किससे बना? गीप प्रत्यय से बना। तो दंडिन दंडिनी। कामिन कामी नहीं होता है, कामिनी। कामिन के अंदर आप ईनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो कामी बनेगा, और कामी पुल्लिंग शब्द होता है। उस कामी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है तो गीप प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। ये गीप प्रत्यय का जिक्र हमने आपके तद्धित प्रत्यय के अंदर नहीं किया था। यहां कामिन का पुल्लिंग बनाना है तो उसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा? ईनी प्रत्यय, तो कामी बन जाएगा, मी बड़ा। और स्त्रीलिंग बनाना है तो गीप प्रत्यय जोड़ करके कामिनी। आया समझ में? कामिनी। उरुद्वयस, ये सकारांत शब्द है, इसके अंदर उरुद्वयसी, उरुद्वयसी। यादृश, ये सकारांत शब्द है, यादृशी बन गए। ये मूल रूप से मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, हलंत है, इनको आप याद रख लें। इस तरह से इसके अंदर भी गीप प्रत्यय जुड़ता है। अब हलंत में कुछ अपवाद है, उसके अंदर डाप प्रत्यय जुड़ता है। जो आपके यहाँ डाप प्रत्यय है, सीमन दामन पामन शब्दों में डाप प्रत्यय जुड़ता है, क्योंकि हलंत वालों के अंदर हर किसी के अंदर गीप प्रत्यय आवश्यक नहीं है। सीमन के अंदर डाप जुड़ा, सीमा बन गया, डाप का आ शेष रहेगा, सीमा। दामन दामा, पामन पामा। इस तरह से डाप प्रत्यय सीमन दामन पामन के अंदर डाप प्रत्यय जुड़ करके सीमा दामा पामा बन जाता है। अब आपके मतुप प्रत्यय लगने वाले शब्दों के साथ में भी गीप प्रत्यय जुड़ता है। श्री के साथ मतुप जुड़ा तो श्रीमत बना कि नहीं बना? मतुप पहले पढ़ा था, तद्धित प्रत्यय का सबसे पहला प्रत्यय। अब इस श्रीमत के अंदर गीप प्रत्यय जुड़ा तो श्रीमती बना, यानी श्रीमती के अंदर मतुप प्रत्यय भी, श्री प्लस मतुप श्रीमती। तीनों लिंगों में अलग अलग देखा था अपन। वहां पर श्री के साथ मतुप जोड़ा तो श्रीमत मूल शब्द बना, पुल्लिंग में श्रीमान बना, स्त्रीलिंग में श्रीमती बना, नपुंसकलिंग में भी श्रीमत रहा था। याद आया? क्योंकि पीछे हमने जो पढ़ा है उसको आवश्यक रूप से आपको याद रखना है, वो हमारे पढ़ने का आधार होता है। तो श्री के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ा, श्रीमत बन गया, उसके अंदर गीप प्रत्यय से श्रीमती। और बुद्धिमत का बुद्धिमती, बुद्धिमत के अंदर बुद्धि और मतुप प्रत्यय है, बुद्धिमत मूल शब्द है। इसी तरह से जितने भी यहाँ मतुप प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, मत से मति बनता है, उसके अंदर गीप प्रत्यय होता है, और वत से वति बनता है, उसके अंदर भी गीप प्रत्यय होता है। आ गया? मतुप प्रत्यय से हमेशा पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपके किसका जरूरत रहेगा? गीप प्रत्यय का जरूरत रहेगा। सत्री प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, उसके अंदर भी आपके गीप प्रत्यय होता है। पच के साथ सत्री प्रत्यय जुड़ा तो मूल शब्द बना पचत, और पचत के अंदर जब गीप जुड़ेगा तो पचंती बनेगा। ठीक है ना? पुल्लिंग में क्या होता है? पचन, ये पुल्लिंग में। और नपुंसकलिंग में पचत, ये पुल्लिंग, ये नपुंसकलिंग। और पचत ये मूल शब्द है। मूल शब्द और नपुंसकलिंग एक जैसा होता है। जब मूल शब्द के साथ गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो पचंती बन जाएगा। ये प्रथमा एक वचन है, और आपके
गी प्रत्यय से सत्री प्रत्यय, पच धातु सत्री प्रत्यय और गी प्रत्यय दोनों मिलकर के पचंती शब्द बना। दावत का धावंती, दावत के अंदर सत्री प्रत्यय, यजत का यजंती, यजत के अंदर सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय के अंदर फिर से गी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, यजंती। आ गया समझ में? सत्री प्रत्यय वाले शब्दों के साथ में गे प्रत्यय जुड़ करके और स्त्रीलिंग शब्द बनता है। पचत पकाते हुए, पचंती पकाती हुई, धावत दौड़ते हुए, धावंती दौड़ती हुई, यजत यजन करते हुए, यजंती यजन करती हुई। आ गया समझ में? अब अकारांत शब्द होते हैं कुछ, उसके अंदर भी कुरुचर का कुरुचरा नहीं होता है। यहां पर अकारांत शब्दों के अंदर जो टाप प्रत्यय जुड़ा था, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुरुचर जैसे कई शब्द है, नद जैसे कई शब्द है, कुमार जैसे कई शब्द है, ठीक है ना, ये उम्रवाची है। तो यहां पर आपके कुरुचर के अंदर गीप प्रत्यय जुड़ा, कुरुचरी बना, नद का नदी बना, नदा नहीं बनेगा। आया समझ में? ये याद रखना पड़ेगा। कुमार का कुमारी न कि कुमारा, इसके अंदर टाप प्रत्यय नहीं, गीप प्रत्यय जुड़ेंगे। ये चीज आपको मोस्टली याद रखनी है। और बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिसके अंदर गीप प्रत्यय जुड़ता है और वो अकारांत होते हैं। अब आपके द्विगु सामासिक शब्द होते हैं ना, अष्टाध्याय, अष्टा नाम अध्याय नाम समाहार है, द्विगु समास है, 8 अध्यायों का समूह है, प्रथम पद संख्यावाची शब्द है। तो उन शब्दों को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो गीप प्रत्यय जोड़ा जाएगा द्विगु सामासिक शब्दों को। अष्टाध्याय गीप प्रत्यय से क्या बना, अष्टाध्यायी। त्रिलोक त्रिलोकी, इसके अंदर टाप प्रत्यय नहीं, त्रिलोका नहीं होगा, यानी गीप प्रत्यय ही जुड़ेगा द्विगु समास में। तो कितने प्रकार से गीप प्रत्यय बन रहे हैं उसको आपको माइंड में रखने का। एक बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको बार बार देखेंगे, तब जाके आपके माइंड में रहेंगे कि टाप प्रत्यय किस प्रकार से होता है और गीप प्रत्यय किस प्रकार से होता है। अब पुस्तकों में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, उसका अध्ययन करके माइंड में एकदम व्यवस्थित रखना है। और इसके बाद में अपन इसको पढ़ लेते हैं, गीस गीन डाप चाप ऊंग ते, ये भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली टाप और गीप यही आपके कक्षा 6ठी से 10वीं और रीड के लिए है, लेकिन थोड़ा सा उसका अपन अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका अध्ययन कर लेते हैं। अन्य स्त्री प्रत्ययों का कुछ अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। चाप, चाप के अंदर भी टाप की तरह च और पै कट जाएगा, शेष क्या रहेगा, आ। इसका एकमात्र शब्द अपन अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य के अंदर चाप प्रत्यय जुड़ेगा तो सूर्या बनेगा, सूर्य सूर्या, सूर्य की पत्नी, ठीक है ना। तो उसके अंदर टाप प्रत्यय नहीं, चाप प्रत्यय। क्लियर हुआ चाप। अब आते हैं डाप, डाप के अंदर ड आ और प, ठीक है ना, ड कट गया और पै कट गया, डाप या गांप नहीं है, यहाँ पर डाप प्रत्यय, ड कट गया पै कट गया, आ शेष रहा। टाप और चाप की तरह इसके अंदर भी आ शेष रहता है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। सीमन सीमा, दामन दामा, ठीक है ना, पामन पामा, ये भी शब्द पढ़ लिया था। तो डाप के अंदर सीमा दामा पामा, ये 3 शब्द तो अपन ने पढ़े थे, ये नहीं पढ़ा था, इसको भी याद रख लो। बहु यशवन, बहु यशवन शब्द के अंदर डाप प्रत्यय जुड़ेगा तो बहु यशवन का बहु यशवा हो जाएगा, है ना, न का आ बन जाएगा, यहाँ पर भी न का आ, ठीक है ना। सीमन पामन दामन बहु यशवन सबके अंदर डाप है, ठीक है। 4 शब्द है, इसके मूल रूप से 4 ही याद रखने हैं डाप के। फिर आता है गीस, गीस प्रत्यय के काफी शब्द है, तो यहाँ पर गीस के अंदर ग और श कट जाएगा, शेष क्या रहेगा, ई, बड़ा ई, ठीक है ना। तो ये गीप प्रत्यय के अंदर सबसे ज्यादा ये गीस प्रत्यय है, वो भिन्नता प्रकट करता है। नर्तक, इसके अंदर गीस प्रत्यय जुड़ा, नर्तकी, नर्तक के अंदर ऐसे गीप जोड़े तो नर्तकी ऐसे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो शब्द है इन सभी शब्दों के अंदर गीप न जुड़ करके गीस प्रत्यय ही जुड़ेगा। नर्तक के अंदर गीस से नर्तकी, गौर के अंदर गौरी, नट से नटी, तट से तटी, इंद्र से इंद्राणी, आचार्य से आचार्याणी, मनुष्य से मनुष्यी, मनुष्याणी नहीं मनुष्यी, ठीक है ना, दाक्षी से दाक्षी। इस तरीके से ये आपके बन रहे हैं।
इस दाक्षी शब्द में छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा आकर के और स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। इस तरह से गीस प्रत्यय के कुछ यहाँ पर उदाहरण आपको दिए हैं जो कि गीप प्रत्यय से भिन्न है। गीप अपना महत्वपूर्ण प्रत्यय और मुख्य प्रत्यय है। अब अपन देखते हैं गीन प्रत्यय। गीन प्रत्यय के अंदर भी ग बड़ी ई की मात्रा और न, ग और न कट गया, बड़ी ई शेष रही। तो इस बड़ी ई की मात्रा को हम जोड़ेंगे तो ये जो आपके यहाँ जो शब्द है ये आपके गीन प्रत्यय के हैं। तो ये आपके इसके अंदर गीप प्रत्यय नहीं है। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सारंगरव, सारंगरव शब्द में गीन प्रत्यय जुड़ता हमेशा के लिए। तो सारंगरव पुल्लिंग से सारंगरवी स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। पौत्र शब्द में गीन प्रत्यय जुड़ करके पौत्री बनता है। नृ शब्द है, स्टार का मतलब ये शब्द, इसके लिए अलग से बात याद रखनी है क्योंकि इसको अलग से समझाया गया है संस्कृत व्याकरण में। तो नृ शब्द ऋकारांत है, इसके अंदर जब गीन प्रत्यय जुड़ेगा तो नी नहीं बनेगा, नृ नहीं बनेगा, नारी शब्द बनेगा। नृ नारी, नर नारी, ठीक है ना, नर नारी। ये नृ शब्द है, ऋकारांत इसका नारी शब्द बनेगा। इस प्रकार से ये आपका नृ शब्द में गीन प्रत्यय है, इससे नारी शब्द बना। विशेष रूप से याद रखें। वेद और ब्राह्मण, इन शब्दों में गीन प्रत्यय जुड़ता है। वेद से वेदी और ब्राह्मण से ब्राह्मणी। इस तरह से ये आपके गीन प्रत्यय जुड़ते हैं, न कि गीप प्रत्यय जुड़ते हैं। तो गीस और गीन किसके अपवाद समझोगे आप? गीप प्रत्यय जो मुख्य प्रत्यय था। चाप और डाप ये प्रत्यय आप, टाप प्रत्यय जो मुख्य प्रत्यय था उसके अपवाद। चाप में सूर्य याद रखना है और डाप में ये चार शब्द याद रखने, तीन यहाँ पे और एक पीछे दिया हुआ है। उसके बाद में ऊंग प्रत्यय। ऊंग प्रत्यय में होता कुछ नहीं, कुरु शब्द है उसमें ऊंग प्रत्यय जुड़ा, कुरुहु बन गया, ठीक है ना, ये स्त्री प्रत्यय है। पंगु शब्द में ऊंग प्रत्यय जुड़ा, पंगुहु बन गया। वामोरु शब्द के अंदर वामोरु, इस तरीके से ये स्त्रीलिंग शब्द बन गए। फिर स्वसुर शब्द है उसमें ऊंग प्रत्यय जुड़ा तो स्वश्रु, स्वसुर से स्वश्रु, इसमें ऊंग प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय है। ऊंग प्रत्यय भी इस प्रकार से थोड़ा सा अध्ययन इसका हो गया। अब ती प्रत्यय एकमात्र शब्द है युवन। युवन के शब्द, युवन के अंदर स्त्री प्रत्यय जुड़ा ती तो युवती शब्द बन गया। इस प्रकार से ये आपके 6 प्रत्यय और हैं टाप और गीप के अलावा। तो टाप और गीप का अपन को अध्ययन करना है, ये अपवाद स्वरूप इसको अलग से याद रखना है। ये अपने 10वीं स्तर तक इसका अध्ययन आवश्यक नहीं है और रीट या टेट में भी इसका अध्ययन आवश्यक नहीं है क्योंकि वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कक्षा 10वीं तक के स्तर का। इस प्रकार से ये अपने स्त्री प्रत्यय पूर्ण हो गए। अब कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के अलावा 2 प्रकार के प्रत्यय हम और पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपको ये थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण से अवगत करवा देते हैं। कक्षा 6ठी से 10वीं तक ये 26 प्रकार के व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के टॉपिक बनते हैं। उसके अलावा रचनात्मक कार्य, पत्र लेखन, संवाद लेखन और कथाक्रम संयोजन वगैरह वो व्याकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो रचनात्मक कार्य आते हैं। और अब रीट या टेट की बात करें तो संस्कृत में जो टॉपिक यहाँ पर 26 प्रकार के बनते हैं वे सेम टू सेम कक्षा 6ठी से 10वीं तक है। तो यह शब्द रूप, धातु रूप ये अलग से है और ये जो यहाँ ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से। तो ये शब्द रूप और धातु रूप इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उसके आधार पर ये सारे टॉपिक और ये सारे टॉपिक समझे जाते हैं। ये थोड़े साधारण तरीके से, साधारण तो नहीं कह सकते, कोई भी टॉपिक अपने आप में हार्ड होता है और ये शब्द रूप और धातु रूप के बिना कतई नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो ये हैं ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इसमें किसी को किसी की जरूरत नहीं रहती है। वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न है, प्रत्यय नहीं है। प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, संधि, उपसर्ग, अव्यय और छंद ये स्वतंत्र रूप से किसी को भी स्वतंत्र रूप से याद कर सकते हैं। लेकिन ये कारक शब्द रूप याद करोगे तभी याद होगा। विभक्ति, प्रत्यय, धातु रूप का विषय, समास ये भी शब्द रूप
के बिना नहीं हो सकता। लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग और वचन ये सारे शब्द रूप और धातु रूप पे डिपेंड करते हैं। संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, संस्कृत सुक्तियां, अशुद्धि संशोधन, क्रियापद चयन, ये भी आपके शब्द रूप और धातु रूप पे मोर डिपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा ही डिपेंड करते हैं। इसलिए पहले शब्द रूप और धातु रूप क्लियर होंगे तभी तो अपने को ये समझ में आएंगे, वरना ये समझ में नहीं आता है। विलोम शब्द स्वतंत्र है, इसको यहाँ आप समझ सकते हो। अब उसके अलावा रीट के अंदर संस्कृत शिक्षण विधियों के 3 टॉपिक है, शिक्षण सिद्धांत, कौशल, अधिगम, संप्रेषण और मूल्यांकन। इसके अंदर काफी टॉपिक है लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही है। हमारे YouTube चैनल में ये सारे टॉपिक करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप रीड का अलग से बना हुआ प्लेलिस्ट, उसके अंदर सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। प्रत्येक क्लास का, छठी का पाठ्य पुस्तक का अलग प्लेलिस्ट है और व्याकरण का अलग है, 7वीं का पाठ्य पुस्तक का अलग है, व्याकरण का अलग है, 8वीं 9वीं 10वीं का पाठ्य पुस्तक का अलग है, व्याकरण का अलग है। इस प्रकार से अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे तरीके से वहां पर अध्ययन कर सकते हैं। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण अध्ययन और रीड का संपूर्ण अध्ययन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृत में कृत प्रत्यय के बहुत सारे प्रत्यय अपन ने पढ़े थे, तद्धित प्रत्यय के अंदर भी 22 प्रत्यय पढ़े थे और स्त्री प्रत्यय के अंदर 8 प्रत्यय पढ़े थे, मुख्य रूप से 2। अब हम आपको तीसरे और पहले, दूसरे, तीसरे प्रकार से हमने पढ़ लिया। चौथा और 5वां प्रकार आपको बताने जा रहे हैं कि संस्कृत में और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। जी हाँ, सुबंत प्रत्यय और तिङंत प्रत्यय भी प्रत्ययों की श्रेणी में आते हैं, ये भी संस्कृत के प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर आपके कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्ययों के अतिरिक्त चौथा सुबंत और 5वां तिङंत प्रत्यय भी होते हैं। 5 प्रकार के प्रत्यय बन जाते हैं अगर सुबंत और तिङंत को साथ में मानते हैं तो। कुछ लोग कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय पढ़ा करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ अपन सुबंत और तिङंत का भी अध्ययन कर लेते हैं। सुबंत प्रत्यय क्या है? सुबंत का संधि विच्छेद होता है सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। अब सुप का मतलब क्या होता है? ये सुप आदि प्रत्यय अंत में आते हैं जिसके, वो वाले शब्द होते हैं सुबंत। और तिङंत में तिंग, तिंग अंत, तिंग आदि अंत में जिसके आते हैं वो कौन से होते हैं? तिङंत प्रत्यय। देखिए सुबंत के अंदर सु और पे ये एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है सु कहां पर है? ये पड़ा सु, और प कहां पर है? ये पड़ा प। यानी कि यहां पर ये 21 प्रत्यय है, तो 21 प्रत्ययों में शुरुआत में जो अक्षर है वो और लास्ट वाला अक्षर वो होते हैं सुप। और तिंग के अंदर ती और ग, ती कहां पर है? ये ती, और यहां पर नहीं, यहां पर ये ग, तो ये तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। आया समझ में? ये एक प्रत्याहार के रूप में हो गए। अब अपन शुरू करते हैं कि सुबंत शब्द रूप के 21 प्रत्यय होते हैं शब्द रूप के अंदर, और तिङंत होते हैं वो 18 प्रत्यय होते हैं आपके धातु रूप के। धातु रूप में 9 शब्द होते हैं परस्मैपदी के और 9 शब्द होते हैं आत्मनेपदी के, तो कुल मिला के 18 शब्द हो गए। तो ये फिक्स होते हैं, ये प्रत्यय फिक्स होते हैं। तो सुबंत प्रत्यय 21 होते हैं, ये अपने शब्द रूप प्रकरण में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी इसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसका करते हैं। अब शुरू करते हैं इसका अध्ययन। सुबंत प्रत्यय शब्द रूप के 21 यानी 21 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक सु ओजस अम ओटसस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप, ये सभी प्रत्यय कोई भी शब्द रूप के अंदर जुड़ता है, चाहे राम शब्द का है, लता शब्द का है, चाहे सर्वनाम शब्द का है, चाहे कोई भी शब्द रूप है, उसके अंदर ये प्रत्यय आवश्यक रूप से जुड़ते हैं। अब सप्तमी विभक्ति तक होता है। संबोधन में क्या होता है? संबोधन में प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय जुड़ जाते हैं। यहां पर एक उदाहरण दिया, राम शब्द है, उसका रूप चलता है ना, तो सब में राम शब्द ही होता है, लेकिन प्रत्यय जुड़कर वो अलग अलग बन जाता है। राम है रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामो हे रामाः।
तो यहाँ पर राम के साथ सु जुड़ा तो रामः बना, राम के साथ औ जुड़ा तो रामऊ बना, राम के साथ जस जुड़ा तो रामः बना। अब आप सोच रहे हो कि राम के साथ जस जुड़ा तो इसका मूल शब्द क्या जुड़ा? बहुत सारे सूत्र लग करके रामः, एक एक शब्द को जैसे रामः प्लस सु है तो रामः बनाना है, तो इसके लिए पूरा पेज भर जाएगा, इतने सूत्र लगेंगे तब जाकर के रामः सिद्ध होगा। लेकिन ये चीज तो एमए लेवल की, बीए लेवल की है, आपके कक्षा 6ठी से 10वीं और रीड लेवल में नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ये 21 प्रत्यय होते हैं, ये कहाँ होते हैं? सु ओ जस अम ओट सष्टा ब्याम बिस गे ब्याम बिस ब्याम बिस गंस ओस आम गी और सुप, कौन सा प्रत्यय कहां पर है ये याद रखना है। फिर रामे के साथ सु जुड़ा रामः, राम प्लस औ रामऊ, राम प्लस जस रामः, राम प्लस अम रामम, राम प्लस औट रामऊ, राम प्लस सस रामान, राम प्लस टा रामेण, राम प्लस भ्याम रामाभ्याम, राम प्लस भिस रामई, राम प्लस गे रामाय, राम प्लस भ्याम रामाभ्याम, राम प्लस भ्यस रामेभ्य, राम प्लस गसी रामात, राम प्लस भ्याम रामाभ्याम, राम प्लस भ्यस रामेभ्य, राम प्लस गस रामस्य, राम प्लस ओस रामयो, राम प्लस आम रामाणाम, राम प्लस गे रामे, राम प्लस ओस रामयो, राम प्लस सुप रामेसु, राम प्लस सु हे राम, राम प्लस औ हे रामऊ, राम प्लस जस हे रामा। इस तरह से ये 21 शब्द बनते हैं और ये संबोधन के 3 शब्द अतिरिक्त है। आपको आ गया। अब राम के साथ ये प्रत्यय जुड़े, ये लता के साथ भी, फल के साथ भी, है ना। सरव तत् सै तौते, सै के अंदर तत् प्लस सु, तत् प्लस औ, तत् प्लस जस। आ गया समझ में? हर कोई शब्द रूप के अंदर ये 21 प्रत्यय मुख्य रूप से जुड़ते हैं। अब आते हैं तिङन्त प्रत्यय। तिङन्त प्रत्यय धातु रूप के 18 यानी अष्टादश प्रत्यय होते हैं। परस्मैपदी के 9 प्रत्यय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। टिप तस छी, सिप थस थ, मिप वस मस। इस तरीके से ये कितने प्रत्यय हो गए? 9 प्रत्यय हो गए। ये टिप तस जी, पटती पटते पठंती, पटसी पटते पटते, पटामी पटाओ पठम। ये लट लकार का नहीं, 5 लकारों में सेम रहता है, लेकिन परस्मैपदी के 5 लकार होने चाहिए। लकार 10 होते हैं, 10 लकारों में ये काम आते हैं, लेकिन अपने 5 ही आते हैं। 6ठी से 10वीं तक 5 लकारी काम आते हैं रीड लेवल में, तो वहां 5 लकारों में ये काम किए। लेकिन आत्मनेपदी के जो 9 प्रत्यय है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये सेवते, सेवेते, सेवंती, आत्मनेपदी, ये वाच्य के अंदर भी काम आते हैं। किसी भी परस्मैपदी धातु को आत्मनेपदी में कन्वर्ट करना होता है तो वहां पर ये काम आते हैं। त आताम झ, थास आताम ध्वम, इट वहिं महिं। इस तरह से ये 9 प्रत्यय आपके हो गए। अब परस्मैपदी को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ सभी के अंदर पठ धातु है। पठ धातु के अंदर प्रत्यय जुड़ने से उसका रूप अलग है। पट प्लस टिप पठती, पट प्लस तस पठतः, पट प्लस छी पठंती, पट प्लस सिप पठसी, पट प्लस थस पठथा, पट प्लस थ पठथा, पट प्लस मिप पठामी, पट प्लस वस पठाव, पट प्लस मस पठाम। इस तरह से पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठता, पठामी पठाओ पठाम। अब पट प्लस टिप, इससे पठती भी बनता है, अपठत भी बनता है, पठेत भी बनता है, पठतु भी बनता है। लकार चेंज होता है, उसका सूत्र अलग से लग करके, और ये लेकिन मूल रूप से टिप ही होता है। अपठत के अंदर भी टिप है, यानी लकार चेंज हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 9 प्रत्यय ही रहते हैं। बात आई समझ में? आ जानी चाहिए। आत्मनेपदी सेव प्लस त, ठीक है ना। त आताम झ, सेव प्लस त सेवते, सेवते सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवामहि, सेवामहि। अब इसका रूप ऐसे चलता है, तो सेव प्लस त सेवते, सेव प्लस आताम सेव सेवेते, ठीक है ना। सेव प्लस झ सेवंते, सेव प्लस थास सेव से, सेव प्लस आथाम सेवे थे, सेव प्लस ध्वम सेवध्वे, सेव प्लस इट सेवई, सेव प्लस वहीं सेवा वही, सेव प्लस महीन सेवा मही। अब ये केवल लट लकार का नहीं है, इसके भी 5 लकार हैं और वैसे 10 लकार हैं, तो सभी के अंदर ये 9 प्रत्यय ही काम आते हैं। फिर सूत्र लगा करके अलग से रूप को कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से आपको सुबंत और तिबंत के प्रत्यय भी याद रखनी। सुबंत क्या होता है, तिङन्त क्या होता है। सुप प्लस अंत, जस्ट संधि से इसका संधि विच्छेद करते हैं सुबंत शब्द का। तिंग प्लस अंत, तिंग और अंत, इसको भी शब्द को अलग करते हैं, तो इस तरीके से ये शब्द अलग होता है। लेकिन सुबंत प्रत्यय और तिङन्त प्रत्यय आपको याद रखने हैं। आपको पूछ सकते हैं सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं, 21, तिङन्त प्रत्यय कितने होते हैं, 18।
और सुबंत प्रत्यय किसमें होते हैं? शब्द रूप में। तिंगंत किसमें होते हैं? धातु रूप में। ये प्रत्यय के अंतिम रूप से अमली जामा हमने पैरा दिया है। इसी प्रकार ये अपना संस्कृत व्याकरण के महासंग्राम में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ चैनल में हमने संस्कृत व्याकरण के 4 पार्ट में प्रत्येक टॉपिक को समाप्त किया है। इसी के साथ अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। भगवान आपका भला करें। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।